हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एससीओ, दैट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नाम संघाई सहयोग संगठन है। एससीओ की एनुअल मीटिंग इस बार उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही है और उसे अटेंड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान गए हुए थे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा वो रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लेंगे। उन्होंने संघाई सहयोग संगठन में रीजनल सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एससीओ को क्षेत्र में रेजिलियंट सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कोविड एंड यूक्रेन के करंट सिचुएशन के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आए रुकावट का भी जिक्र किया और कहा इसके कारण दुनिया में फूड एंड एनर्जी क्राइसिस आ गया है। हम सभी जानते हैं कोविड के कारण एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले सामानों की संख्या बहुत कम हो गई थी और इन सामानों में फूड एंड एनर्जी भी शामिल थी, तो जाहिर सी बात है फूड एंड एनर्जी क्राइसिस तो होना ही था। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कमी आ गई है, जिसके कारण फूड क्राइसिस का खतरा और भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने बेहतर संपर्क की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा हमें दूसरे देशों से गुजरने की परमिशन देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इस बात को कहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, राइट, ये सब कितने इंपॉर्टेंट देश हैं एनर्जी वाइज एंड इकोनॉमिक वाइज। तो भारत अगर अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, इंडिया को ईरान की मदद लेनी पड़ती है एंड देन ईरान के बाद हम अफगानिस्तान जाते हैं एंड उसके बाद हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इंटर करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान हमें ट्रांजिट की सुविधा दे देता है तो इंडिया आसानी से पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चला जाएगा, जिससे ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का खर्च बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। साथ ही मोदी जी ने कहा हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में मिलेट को भी बढ़ावा देने की बात कही। मिलेट को बढ़ावा देने का एक सिंपल कारण है, क्योंकि मिलेट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है एंड इसे कम पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो अफ्रीका के कुछ ऐसे देश जहां पानी की किल्लत है वो मिलेट्स को उगाकर लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण आ रहे फूड क्राइसिस को भी अवॉइड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मेडिकल टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कहा हम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम इस क्षेत्र में बाकी देशों को लीड करेंगे। शायद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेडिकल टूरिस्ट और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या होता है। हम मेडिकल टूरिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरे देश जाते हैं, और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट वैसा ट्रीटमेंट है जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही होती है, यानी कि पारंपरिक इलाज। और उसके कुछ टाइप हैं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअल थेरेपी एंड योगासन एक्सरसाइज। हर एक देश की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। जैसे चाइना का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। इस मीटिंग्स में सभी लोगों की नज़र रसिया इंडिया चाइना टाइज के ऊपर रहेगी, जिसे व्लादिमीर पुतिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये टाइज इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि 7 महीने पहले रसिया एंड चाइना ने नो लिमिट पार्टनरशिप साइन किया था और दोनों ने एक दूसरे से समरकंद में बायलैटरल मीटिंग के लिए कमिटमेंट किया था। तो इंडिया अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस कर सकता है। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमें उसके इतिहास से शुरुआत करनी चाहिए। आज हम एससीओ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत भी हम एससीओ के इतिहास से करेंगे। तो लेट्स बिगिन। लेकिन शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल ने अपना 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. This will help us to reach the milestone of 1000 subscribers. And one more important thing, if you want PDF of this video, kindly join the Insights Booster Telegram channel. There you can easily download the PDF. Link of the channel has been given in the description box. There you can also check out other videos of Insights Booster channel. तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ देश हैं जो एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ की टोटल मेंबर की संख्या 8 है और वो मेंबर कंट्री है रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। और एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं और उन 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स में जो देश हैं वो हैं मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बेलारूस। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन की बात करें
तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ अप्रोक्सीमेटली यूरेशिया का 60% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है एंड वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन कवर करता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो एससीओ कंट्रीज की जीडीपी मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। एससीओ इज द सक्सेसर ऑफ द संघाई 5, मतलब एससीओ पहले संघाई 5 था। संघाई 5 का गठन 1996 में किया गया था और इसे 5 देशों ने मिलकर स्टेब्लिश किया था। वो 5 देश थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। संघाई 5 को क्रिएट करने के समय एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन। तो बेसिकली ये जो 5 देश हैं उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें ये लोग मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कम करेंगे, क्योंकि ये लोग मिलिट्री ट्रस्ट डेवलप करेंगे। कोई भी मिलिट्री एक दूसरे के एरियाज में इंक्रोचमेंट नहीं करेगा और सभी देश दूसरे देशों के सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करेंगे। 24 अप्रैल 1997 को इन्हीं 5 कंट्रियों ने फिर से एक ट्रीटी साइन किया और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन बॉर्डर रीजन्स। मतलब ये पहले की गई हुई ट्रीटी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जो 1996 में ट्रीटी की गई थी उस ट्रीटी में मिलिट्री ट्रस्ट की बात की गई थी, मतलब हम बॉर्डर एरिया में ट्रस्ट डेवलप करेंगे। बट नाउ आफ्टर 1 ईयर एक नई ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी में ये बोला गया कि हम मिलिट्री फोर्सेस को ही कम करेंगे, क्योंकि शायद एक साल में उन लोगों को ये लगा कि अब ये मिलिट्री ट्रस्ट डेवलप हो गया है। और इस ट्रीटी के साइन करने के जस्ट 1 महीने बाद ही मई 1997 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर एक डिक्लेरेशन साइन किया। वेल लेट मी एक्सप्लेन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। वेल मल्टीपोलर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें पावर बहुत सारे देशों में बटी हुई होती है, मतलब मल्टीपोलर होता है, मतलब बहुत सारे देशों में पावर बटी हुई रहती है। आप सभी लोगों ने बाइपोलर वर्ल्ड के बारे में सुना ही होगा। तो बाइपोलर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें वर्ल्ड के सारे पावर सिर्फ 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे, राइट, और वो ग्रुप था यूएसए एंड यूएसएसआर। तो आई होप आप लोगों को बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर से 2000 ईस्वी में एससीओ का दुशांबे समिट हुआ। दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी है एंड इन दिस दुशांबे समिट मेंबर्स कंट्रीज अग्रीड टू अपोज इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली दुशांबे समिट में सारे मेंबर्स कंट्रीज ने ये अग्री किया कि कोई भी देश मानवता और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा। 2001 में वापस से फिर से एनुअल समिट संघाई में हुआ और पहली बार इन 5 देशों ने उज्बेकिस्तान को संघाई 5 में इंटर किया और संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। एससीओ चार्टर को 2002 में साइन किया गया था और फाइनली 2003 से उसे लागू कर दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज है। एससीओ के 2 परमानेंट बॉडीज हैं, एक एससीओ सेक्रेटरिएट जो कि बीजिंग में है एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद। एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया। अब वो देश है अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया एंड बेलारूस। द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एससीओ। तो बेसिकली सभी देश के जो भी हेड हैं वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर होंगे। वेल इन 8 देशों में इंडिया एंड पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसे देश हैं जिसके मेन हेड्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अदरवाइज बाकी सभी देशों के मेन हेड्स कौन है? प्रेसिडेंट है। इसीलिए एससीओ में इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में शामिल होते हैं और इस काउंसिल का मीटिंग हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इस सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल में इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो देश हैं वो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, बट चूंकि इंडिया के हेड्स प्राइम मिनिस्टर ही हैं तो इस मीटिंग में हमारे देश की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा जाता है और इस काउंसिल का मीटिंग भी एनुअली कंडक्ट किया जाता है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ की एक परमानेंट बॉडी है जिसका मकसद है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म के क्षेत्र में फाइट करने के लिए मेंबर्स कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन को प्रमोट करे। ये एससीओ के जो भी मेंबर हैं उनके जो करंट लीडर्स हैं उनका लिस्ट है। वेल अब हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया और अब वो एससीओ का ऑफिशियल मेंबर है। तो एससीओ को ज्वाइन करने के बाद इंडिया को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो देखते हैं इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्या फायदा होता है। अभी आप लोगों ने देखा ही कि एससीओ के मेंबर में बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
राइट, रसिया। अब आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूरेनियम डिपॉजिट कजाकिस्तान में है। रसिया में हम सभी जानते हैं कि रसिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व है। तो बेसिकली एससीओ के जो मेंबर कंट्री हैं वो हमारे देश के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं और ईरान यूएस के टसल जैसे सिचुएशन में भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रह सकती है। तो ईरान और यूएस टसल में इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो बेसिकली यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था और इसके कारण यूएस ने इंडिया को भी मना कर दिया था कि ईरान से कोई भी ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा, तो जिसके चलते इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। आप सभी लोगों को तापी पाइपलाइन के बारे में पता ही होगा। इसमें 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तापी पाइपलाइन से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाना है, जो कि अभी लटका ही हुआ है। तो एससीओ मदद कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सहमति बिल्ड करने में, सो दैट कि आसानी से तापी पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस को तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक लाया जा सके। ये है तापी गैस पाइपलाइन। ये बेसिकली यहाँ से शुरू होगा और यहाँ देखिए ये गैस फील्ड है और यहाँ से होते हुए ये इंडिया तक पहुँचेगा। ये तापी पाइपलाइन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस से होकर गुजरती है और वो प्लेसेस है हेरात, जो कि अफगानिस्तान में है, कांधार, ये भी अफगानिस्तान में है, एंड क्वेटा, जो कि पाकिस्तान में है, मुल्तान, ये भी पाकिस्तान में है, और यहाँ से होते हुए फजिल्का में एंटर करती है, जो कि पंजाब में है। एससीओ से इंडिया को इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा हो सकता है? इंडिया अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, फिनांस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए एससीओ के मेंबर कंट्रीज का मार्केट एक्सेस कर सकता है और साथ ही साथ अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी मार्केट एक्सेस कर सकता है। और ये मार्केट एक्सेस इंडिया INSTC के द्वारा भी कर सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सारे एससीओ के देश मिलकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, जिससे इन सारे देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। देखिए ये है रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का शुरुआत मुंबई से होता है। यहाँ से होते हुए हम ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाएंगे एंड ईरान से होते हुए हम कैस्पियन सी में इंटर करेंगे। दिस इज कैस्पियन सी, एंड कैस्पियन सी से हम अस्त्राखान जाएंगे, जो कि कजाकिस्तान में है, एंड इसके बाद हम रसिया में इंटर कर सकते हैं। एंड मॉस्को से होते हुए हम सेंट पीटर्सबर्ग तक जा सकते हैं एंड वहाँ से हम बाल्टिक सी में इंटर कर सकते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ से सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी इंटर कर सकते हैं। ये सारे देशों तक हम अपना सामान आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये कैस्पियन सी का मैप है। सो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैस्पियन सी को कौन कौन सा देश बॉर्डर करता है। तो वो देश है रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो 5 ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं और इसे याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है तारिक, TARIK। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड का पॉलिसी फॉलो करता है। एससीओ के जो भी मेंबर है वो हमारे नेबरहुड में ही आते हैं, तो इंडिया को एससीओ एक मौका देता है अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी में एक्टिव रोल प्ले करने के लिए। एससीओ के जरिए इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ अपना स्ट्रेटेजिक रीच को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। इंडिया ऑलरेडी अपना सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ करते रहता है। आप सोच रहे होंगे सॉफ्ट पावर क्या है? तो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में 2 तरह के पावर यूज किए जाते हैं दूसरे देशों के साथ डील करने के लिए। एक है सॉफ्ट पावर और एक है हार्ड पावर। हार्ड पावर में हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करते हैं, मतलब डायरेक्ट युद्ध होता है, और सॉफ्ट पावर में इनडायरेक्ट तरीके से हम बाकी देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट पावर में आ सकता है जैसे कल्चर के क्षेत्र में हमने टाई अप किया, किसी देश को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, किसी देश में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये सॉफ्ट पावर के कुछ एग्जाम्पल। इंडिया एससीओ के मदद से यूरेशिया में बढ़ रहे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में मदद कर सकता है, और चूंकि इंडिया भी एससीओ का मेंबर है तो पाकिस्तान एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है उसको इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। चाइना, पाकिस्तान एंड रसिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद तालिबान। तो इंडिया भी अफगानिस्तान को स्टेबल करने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? इंडिया एक मेजर विक्टिम रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब होता है कि टेररिज्म जो कि स्टेट के द्वारा इनडायरेक्टली तरीके से बढ़ाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान करता है। इंडिया बेसिकली रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इंडिया को काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ टेरर आउटफिट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन। चाइना को भी काउंटर करने के लिए इंडिया एससीओ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है।
तो चलिए देखते हैं एससीओ की क्या क्या चैलेंजेस हैं। एससीओ के सिक्योरिटी चैलेंज हैं, जैसे कि टेररिज्म को काउंटर करना, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना, सेपरेटिज्म को काउंटर करना, ड्रग एंड वेपन्स का ट्रैफिकिंग को रोकना एंड इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। मेंबर कंट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, नेशनल इंटरेस्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है। इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? इंडिया के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज तो देख लिया, अब देखते हैं इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज है ग्रोइंग क्लोजनेस ऑफ रसिया एंड चाइना। ऑब्वियसली रसिया एंड चाइना का क्लोजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि यूएसए रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाते रहता है, और अभी रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जिसके कारण यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया, जिसके चलते रसिया थोड़ा अलग थलग पड़ गया था। लेकिन इसी वक्त चाइना ने उसका हाथ थाम लिया। तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, जो आपके संकट के समय में आपका साथ देता है, आपके दिल में उसके लिए एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है। तो उसी तरीके से रसिया और चाइना के दोस्ती में भी बहुत ज़्यादा मिठास डेवलप हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ऑब्वियसली रसिया एंड चाइना एससीओ के 8 मेंबर कंट्रीज में दोनों काफ़ी पावरफुल हैं। तो अगर ये गैंगिंग होने लगे, ग्रुपिंग होने लगे, तो इसके चलते इंडिया को अपनी बात रखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान आसानी से लटक सकता है, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरा का पूरा डिपेंड हो चुका है चाइना में। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया ने अपना स्ट्रिक्टनेस बरकरार रखा है सीपेक एंड बीआरआई को लेके। सीपेक जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपेक से इंडिया के सॉवरेनिटी को खतरा है, क्योंकि सीपेक पीओके से गुजरता है, जिसे इंडिया अपना पार्ट समझता है, और ये सीपेक भी बीआरआई का ही पार्ट है। और सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए ये है कि इंडिया बीआरआई का अपोज कर रहा है, और एससीओ के सारे मेंबर कंट्रीज इंडिया को छोड़ के बीआरआई के मेंबर हैं, जिससे इंडिया इस मामले में थोड़ा अलग थलग पड़ गया है। इंडिया और पाकिस्तान के राइवलरी के चलते ये दोनों लोग कोई कॉमन स्टैंड में आ नहीं पाते हैं, जिसके चलते डिसीजन में काफ़ी डिले होता है। और इन लोगों के बायलैटरल इश्यूज के चलते जो भी एससीओ के प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स थे कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगा, सारे देश एक दूसरे देश के बॉर्डर पे मिलिट्री ट्रस्ट को डेवलप करेंगे एंड मिलिट्री को कम करेंगे, लेकिन चाइना बार बार क्या होता है, इंडिया पे अटैक करते रहता है। अभी लद्दाख में जो अटैक हुआ था उसके बारे में हमें पता ही है। एंड पाकिस्तान बार बार एलओसी पे फायरिंग करते रहता है, जो कि साफ तौर पर एससीओ के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को लेके भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया का जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म का वो डिफरेंट है एससीओ के रेट्स से। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंट्रोल करने का बात करता है, लेकिन एससीओ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को नहीं मानता। एससीओ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, जो कि है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एंड अल-कायदा। और ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप इंडिया के लिए उतना खतरा नहीं है जितना कि हमारे लिए लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, हरकत उल मुजाहिदीन है, अफगान तालिबान है एंड हक्कानी नेटवर्क है। लेकिन एससीओ इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं करता है। तो हम लोगों ने देखा एससीओ से इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। तो हम देखते हैं एससीओ के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, कि जो भी प्रॉब्लम है उसे एससीओ कैसे संभाल सकता है। तो सबसे पहले एससीओ को ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बायलैटरल डिफरेंसेस को कम किया जाए, सो दैट कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो सके। एससीओ के जो रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जो मेजर टेररिस्ट ग्रुप हैं जिसे इंडिया को खतरा है, उन्हें भी आइडेंटिफाई करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट और अशगाबाद एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी यूरेशिया में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम आज के अपने सारे डिस्कशन का कंक्लूजन निकाले तो वो कंक्लूजन होगा, इफ इंडिया इज नॉट एबल टू एक्सप्लोइट द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन, इट्स इंक्लूजन टू द ऑर्गेनाइजेशंस विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर इंडिया एससीओ में शामिल होने के बाद भी सेंट्रल एशिया और रसिया ये सारे देश में मौजूद इकोनॉमिक पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उसे हम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ही कहेंगे। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग डेवलप हो रहे हैं, जैसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, एक बीआरआई है, ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंडिया विल हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इट्स इंटरेस्ट टू इनहांस इट्स प्रेजेंस इन यूरेशियन रीजन। तो ये था संघाई सहयोग संगठन के ऊपर आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please subscribe the Insights Booster YouTube channel and hit the bell icon. This is Alok Kumar Verma signing off.